Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to the economics class. प्रीवियस वीडियो में हमने इसी चैप्टर को लेके हम बात कर रहे थे। कुछ टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे लास्ट वीडियोस में, और आज फिर कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या रहा था हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पर, क्या स्थिति थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, आपने अब इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या रहा था। जैसे कि हमने बताया आपको पहले भी कि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इंगेज रहता था एग्रीकल्चर में। अब जब एग्रीकल्चर में इंगेज रहेगा तो ये तो बात जाहिर सी है कि एग्रीकल्चर में ही लोग ज़्यादा इंगेज रहेंगे, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा ऑक्यूपेशंस होंगे। उस समय लोग अपना ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा मनाते थे। अब इसमें देखिए ज़रा, हम बात करें सेक्टर्स की, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में आती है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये इसमें आती है सेकेंडरी में। और टर्शियरी में सारी सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें टर्शियरी में। तो उस समय प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट थी, यानी कि सबसे ज़्यादा फेवरेट ऑक्यूपेशन उस समय प्राइमरी सेक्टर का था। पॉपुलेशन का, वर्किंग पॉपुलेशन का 72.7% लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज थे, प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को उन्होंने एडप्ट कर रखा था। अब इसमें से भी हम बात करें तो एक एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। 72.7% में से 50% लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज थे, फार्मिंग, कल्टीवेशन वगैरह में। बाकी के रिमेनिंग बचे 22.7% वो माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब चीज़ों में इंगेज थे। तो आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा ये कहता है इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे। उनके पास कोई काम भी नहीं था ना, इंडस्ट्री थी नहीं, ट्रेडिंग कम से कम होती थी, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं था, तो क्या करते, तो दे वर रिलाइंग ऑन द सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वो अपनी फैमिली के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते थे। उनका मेन मोटिव होता था एग्रीकल्चर से अपनी फैमिली को फीड करना, अपनी फैमिली को पालना। उनका ज़रा ये मोटिव नहीं था कि अपनी एग्रीकल्चर से जैसे लोगों को सेल करना, इनकम अर्न करना, ये मोटिव नहीं था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज थे हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्राइमरी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक अलग तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है। इसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। लगता तो है ऑल द पर्सन्स आर गेटिंग वर्क इन दिस सेक्टर, बट दे आर नॉट गेटिंग। वो काम करते हैं, इन अ फैमिली देयर आर 10 मेंबर्स, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑन अ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड इज 4 to 5 मेंबर्स। लेकिन सारे फैमिली के मेंबर्स उस लैंड पर काम करते हैं। तो बाकी के तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हो गए ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की डिपेंडेंस ज़्यादा होने से और जो लोग बेरोजगार होते हैं उनकी वजह से इकोनॉमी बैकवर्ड रही ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की।
सेकेंडरी सेक्टर में सबसे कम लोग इंगेज थे, नियर अबाउट 10.1%। ये सारे रिकॉर्ड्स सेंसस 2011, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। तो 10.1% पार्ट पोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री इंगेज इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी में ही बात कर लें हम अगर, तो सेकेंडरी में इधर जो आपकी स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लगभग 9% लोग इंगेज थे। यानी कि छोटे बड़े उद्योगों में 9% लोग इंगेज थे। अब बचा 1%, 10.1 का 9% तो निकल गया, बचा 1%। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज थी, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, ये उनमें एंगेजमेंट थी जो नेग्लिजिबल थी, ना के बराबर थी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। कहाँ कंस्ट्रक्शन होता था उस समय, आप सोचिए। ठीक है, हम बात करें जरा टैर्शरी सेक्टर की, तो टैर्शरी सेक्टर में सारी सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग आती है, कम्युनिकेशन आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है इसमें। तो इसमें लोगों की डिपेंडेंस उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो लोगों की डिपेंडेंस भी कम थी इस पर। तो लोग एंगेज होते थे लगभग नियर अबाउट 17%, 17.2%, 17.2% लोग एंगेज थे टैर्शरी सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में। अब इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट था ही नहीं, तो लोगों की इनकम भी बहुत कम होती थी इसमें। तो इसलिए लोग सोचते थे कि इससे बेटर बाहर जाने से, बाहर जाओ, काम करो, कुछ इनकम होना, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलें, आपको बहुत सारा इनकम अर्न करके आप ना लौट पाएँ अपने घर, क्या फ़ायदा। तो उसको वो समझते थे बेटर है अपने एग्रीकल्चर लैंड पर ही ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करो, अपनी फैमिली को फीड करें और अपनी फैमिली को पालें, बस। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा ये आपके सामने है, और जो ये चीज़ शो कर रहा है कि अच्छा नहीं था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी बैकवर्ड ही था। क्योंकि लोगों के देखो 2-3 रीज़न है इसके। एक तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया शोषण, दूसरी बात हम लोगों की बैकवर्ड थिंकिंग, और तीसरी बात काम ना करने की चाह, यानी कि हमारी आगे की सोच होती नहीं थी। तो आज तो डेवलपमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, दैट्स वाई दे आर मेकिंग द एफर्ट्स, दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव्स, लेकिन पहले बहुत वर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताया है, ये एक देश की बुनियाद होता है, एक देश की इकोनॉमी का आधार होता है, बेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, तब समझते हैं इसको ठीक से। एक कैटेगरी डालो इसकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डालो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना, सामाजिक संरचना। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, etc। बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें तरीके से, जो हमारे देश की इकोनॉमी को जनरेशन करने, इकोनॉमी में इनकम जनरेशन में और जीडीपी ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन अब आप जानते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय कैसी थी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किए थे। ब्रिटिशर्स ने इम्प्रूवमेंट किए, ब्रिटिशर्स ने कुछ चीज़ों की शुरुआत की जिसका फ़ायदा हम आज तक ले रहे हैं, जिसका फ़ायदा हमें मिल रहा है आज। रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, कम्युनिकेशन, और ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रोड भी बनवाए थे, रोडवेज की व्यवस्था की थी, पोर्ट बनवाए थे, सी पोर्ट। तो हमें इसका फ़ायदा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने केवल और केवल अपना फ़ायदा देखते हुए अपने स्वार्थ के लिए सब काम किया, वो भी ना के बराबर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली हमने, ये बैकवर्ड था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें आप डाल दीजिए हाउसिंग आती है, इसमें
हेल्थ फैसिलिटीज आती हैं, हॉस्पिटल वगैरह, और एजुकेशन फैसिलिटीज आती हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह। अब आप देखिए इसमें, तब हम आपको ही पता है एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी थी, कहाँ लोग रहते थे पक्के घरों में, हेल्थ फैसिलिटीज, कितने हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज अवेलेबल थी। एजुकेशन की बात करें हम लोग तो कितने कॉलेजेस थे, कितने स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल थे, कितने प्राइमरी स्कूल थे, ना के बराबर। लोगों को दूर दूर जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो वेरी बैकवर्ड। ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पर मैं तो बोलूँगा डेवलप, तो क्या अंडर डेवलप भी नहीं, अंडर डेवलप तो बोलना ही नहीं है, ये बोलो बैकवर्ड था। एक होता है डेवलपिंग, तो डेवलप हो रहा हो, अंडर डेवलप तो डेवलपिंग की कगार पर हो, लेकिन बैकवर्ड तो पिछड़ा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिशर्स। अब हम बात करते हैं जरा इसमें कि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज का वो करवाया था निर्माण, रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, हमारी इकोनॉमी में। हमारा फ़ायदा मिल रहा है, ऑफ कोर्स, वी विल नॉट डिनाई दैट, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स का केवल और केवल मेन मोटिव था ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में लाना, इंडिया में आके रेलवे के माध्यम से कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटीज़ में ब्रिटिश गुड्स को एक्सपेंड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और देश के तमाम हिस्सों से, देश के विभिन्न हिस्सों से रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करना थ्रू द रेलवेज एंड रोडवेज, और फिर ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देना। तो इसलिए करवाया था। अब एक्सपोर्ट करने के चाहिए उनको पोर्ट, हमारे जंगलों की लकड़ी काट के उन्होंने शिप वगैरह बनवाए, शिप वगैरह बनवा के हमारे देश का रॉ मटेरियल अपने देश में एक्सपोर्ट किया। पोर्ट बनवाए थे उन्होंने, पोर्ट बनवाए थे, पोर्ट से आराम से एक्सपोर्ट किया, वहाँ से इंपोर्ट किए फिनिश गुड्स टैक्स फ्री, और हमारे इंडियन मार्केट को पूरा कब्जा कर लिया। तो ये एक कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन में आता है, सीधी सीधी बात है। अब हम बात करेंगे कि रेलवे के क्या कुछ अच्छे प्रभाव रहे थे उस समय। रेलवे के कोई अच्छे प्रभाव रहे थे वहाँ पर क्या? रेलवेज के अच्छे प्रभाव थे। रेलवेज के अच्छे प्रभाव क्या थे? जो लोगों के लिए पहली बात करें तो लोगों की जो डिस्टेंस के बैरियर्स थे, उन डिस्टेंस के बैरियर्स को लोगों ने तोड़ दिया। आई मीन रेलवे के माध्यम से उन बैरियर्स को तोड़ दिया गया। पीपल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू डिस्टेंट प्लेसेस, तो ये भी बैरियर दूर हो गया। कहीं कहीं कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ सिटीज़ में, कुछ स्टेट्स में ड्रॉट हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, तो रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट भी और फूड सप्लाई भी रेलवेज के माध्यम से आराम से हो जाती थी। एक तो जो डिस्टेंस बैरियर्स थे वो दूर हो गए, और फूड ग्रेन्स की सप्लाईज बहुत आसान हो गई ताकि भुखमरी ना फैल पाए, और पैसेंजर्स इजीली कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो भी आराम से मूव कर लेते थे, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। लेकिन अब हम बात, ये तो हमने पढ़नी इसके पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन रेलवे के क्या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे? वैसे तो नहीं थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जिस उद्देश्य से रेलवे को इंट्रोड्यूस किया हमारी इकोनॉमी में, इंडिया में, कंट्री में, तो वहाँ पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़े। वो नेगेटिव प्रभाव क्या थे कि रेलवेज को उन्होंने साधन बना लिया। हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, इंडिया के रॉ मटेरियल्स, नेचुरल रिसोर्सेज देश के डिफरेंट पार्ट से एक जगह इकट्ठे कर लेते थे वो लोग रोडवेज के माध्यम से और रेलवेज के माध्यम से भी, और पोर्ट पर पहुंचा के, सी पोर्ट पहुंचा के एक्सपोर्ट कर देते थे। ब्रिटिशर्स भी आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी पॉलिसीज को स्प्रेड करने में कामयाब रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवेज। अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को और एक्सपेंड करने के लिए रेलवेज का वो बहुत ज़रा इस्तेमाल करते थे।
तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़रा कि हमने बहुत सारी ब्रिटिशर्स की बुराई कर ली, अब कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। क्या ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ा हमारी इकोनॉमी पर? क्या हमारी इकोनॉमी पर ब्रिटिशर्स के इंडिया में शासन करने से कुछ अच्छी बातें सामने आई, कुछ पॉजिटिव प्रभाव हुए कि नहीं हुए? तो इसका आंसर होगा यस, ऑब्वियसली हमें बहुत सारे एडवांटेज मिले। तो हम बात करते हैं अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश शासन के पॉजिटिव प्रभाव क्या थे? हम सबसे पहले बात करें कि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज का निर्माण करवाया, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज का निर्माण करवाया। फायदे मैंने आपको बता दिए, ये फायदे थे रेलवेज के, तो फायदा हमें हुआ। रोडवेज का भी निर्माण करवाया था उन्होंने, रोडवेज का भी कुछ रोड भी बनवाए थे ब्रिटिशर्स ने, उसका भी हमें फायदा हुआ, रोडवेज से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स। ब्रिटिशर्स ने पोर्ट का भी, बंदरगाह वगैरह का भी निर्माण कराया था, जिससे हमारे देश में इंपोर्ट भी हो पाती थी, मशीनरी वगैरह, कैपिटल गुड्स और फिनिश गुड्स भी थे कुछ, तो हमारे इंडिया में इंपोर्ट भी इजीली हो जाते थे, तो इसका भी फायदा मिला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट की, कि आपको मैंने बताया था किसानों का पहले केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग आउटलुक होता था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुआ कि उनका आउटलुक कमर्शियलाइजेशन चेंज हुआ, यानी कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे कि ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए किया होगा अपने फ़ायदे के लिए, और ऑब्वियसली किया था, लेकिन हमें भी, हमारे देश की इकोनॉमी को भी इस चीज़ के, इन सब चीज़ों के, ब्रिटिशर्स के तरीक़ों की हमें एडवांटेज मिले, उनकी एक्टिविटीज़ का हमें फ़ायदा मिला। एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया ताकि जीडीपी में एग्रीकल्चर का ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो आज इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है, जो उनका प्रोसीजर है, जो उनका पूरा प्रोटोकॉल है, वो पूरा ब्रिटिशर्स से एडप्ट किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स की ही देन है हमारे इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कुछ ब्रिटिशर्स के फ़ायदे थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो हमारे यहाँ आज जो ये है पुलिस फोर्स और ये आईजी, डीआईजी, बहुत सारी पोस्ट होती हैं और डिसिप्लिन में होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ जो थी वो हम लोगों ने, हमारी इकोनॉमी ने ब्रिटिशर्स के द्वारा एडॉप्ट की थी। ब्रिटिशर्स के ये फ़ायदे भी हुए। ये हो गए आपके इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ईजिली अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, तो शॉर्ट नोट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते जाइए आप लोग, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी करते चलिए। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ हर समय। ओके, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय गाइस।